प्रीति जी, आप अपना रोल नंबर बताइए। प्रीति जी, आपको गेस्ट फैकल्टी में कितने टाइम से काम कर रहे हैं? सर मैंने 2022 में ज्वाइन किया एज अ गेस्ट फैकल्टी इन बीआरजी कॉलेज। उससे पहले मैं सर जिवाजी यूनिवर्सिटी में एज अ गेस्ट फैकल्टी काम कर रही थी, पर ये बीआरजी में हायर एजुकेशन के थ्रू। दोनों का एक्सपीरियंस अलग अलग रहा होगा आपका, यूनिवर्सिटी का और ये कॉलेज का कैसा? सर यूनिवर्सिटी में जैसे मैंने अपना एमएससी माइक्रोबायोलॉजी किया, तो वहाँ मैंने अपनी जो मैंने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाया वहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन में, पर यहाँ बीआरजी कॉलेज में मैंने बॉटनी में बीएससी पढ़ा। शिवाजी यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बताइए। शिवाजी यूनिवर्सिटी ये हमारे ग्वालियर में बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है और इसकी स्थापना 1964 में हुई। इनका शिवाजी यूनिवर्सिटी का नाम ग्वालियर के महाराजा शिवाजी राव सिंधिया के नाम से पड़ा और इसमें बहुत सारे कोर्सेज ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज संचालित होते हैं, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री, फिलॉजी, बॉटनी, मैथ्स, फिजिक्स। शिवाजी राव सिंधिया के बारे में बताइए। शिवाजी राव सिंधिया हमारे ग्वालियर के सिंधिया वंश के शासक रहे हैं। तो यहाँ उन्होंने काम किए, उन्होंने शिवाजी विश्वविद्यालय की स्थापना की है और उनकी पत्नी के नाम पर विजयराजे गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज खुला है और पद्मा राजे, कमला राजे, ये सब उन्हीं के परिवार में उनकी बहनों के नाम पर खुला। उनके ही परिवार। मैं उनके काम पूछ रहा हूँ। उन्होंने मेडिकल कॉलेज की स्थापना करवाई। पद्मा राजे स्थापना 1975, अगर मतलब मुझे श्योर नहीं पता है, दशहरा राजा का मुझे श्योर नहीं पता है सर, पर कमला राजा 1931 में सबसे पुराना कॉलेज है हमारा कमला राजा। 1946 में स्थापना हुई। मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1946। भारतीय ज्ञान परंपरा में बॉटनी सब्जेक्ट को आप कहाँ देखते हैं? भारतीय ज्ञान परंपरा हमारे भारत की सबसे प्राचीन और समृद्ध परंपरा है। हम इसमें वेद, उपनिषद सभी आते हैं और हमारा बॉटनी वनस्पति विज्ञान जो है वो हमें वेदों में भी मिलता है। तो हमने ये देखा कि वेदों में, इतने पुराने वेदों में भी वनस्पति विज्ञान के बहुत सारे उल्लेख मिलते हैं, जैसे कि पौधों का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण देखने को मिलता है, जो कि हम आज के जमाने के हिसाब से तो नहीं आपने उससे, पर फिर भी उन्होंने जैसे लता, वृक्ष, इस बेसिस से उन्होंने उनको क्लासिफाई किया है। और सबसे ज्यादा औषधीय पौधे जो आज हम पढ़ रहे हैं, उनके गुणों के, उनके ट्रीटमेंट के लिए, उनके उपयोग के लिए उन्होंने पहले ही वेदों में इसका उल्लेख कर रखा है। प्राचीन काल के प्रमुख कुछ आयुर्वेद के जो शास्त्री हैं उनके बारे में बताइए। हाँ सर, जैसे कि चरक हैं, सुश्रुत हैं। चरक के प्राचीन आयुर्वेद आचार्य हैं। इन्होंने चरक संहिता लिखी है। इस ग्रंथ में उन्होंने औषधीय पौधों के बारे में, उनके उपयोग, उनके नाम और उनका ट्रीटमेंट किस बीमारियों के लिए होता है वो सब उल्लेख, जो हमारे लिए आज बहुत ही यूजफुल। दोष कौन से माने जाते हैं? चरक के अकॉर्डिंग पित्त, वात और कफ, ये 3 दोष माने जाते हैं। अगर इनका असंतुलन हमारी बॉडी में हो तो हमारी बॉडी बीमार हो। कौन से औषधीय पौधे हैं जिनका उपयोग किया जाता है हमारे विज्ञान क्षेत्र में? हाँ सर, बहुत सारे औषधीय पौधे हैं, जिनमें से नीम है। नीम हम त्वचा संबंधी रोगों के लिए करते हैं। अश्वगंधा है, अश्वगंधा जिस तनाव को कम करने के लिए करते हैं। तुलसी है, जैसे कोल्ड का, इनके लिए हम लोग यूज करते हैं। तुलसी का बॉटनिकल नेम क्या है? ऑप्टिमम सैंटिनम। अश्वगंधा का विधान में सौम्य और औषधि पौधे। इसके अलावा सर राउटिया सर्पेंटिना है, जो जिससे हमको एलएसडी मिलता है, वो एनाल्जेसिक के रूप में हम उसे यूज करते हैं। एथनोबॉटनी क्या है?
इथनोबॉटनी। इथनोबॉटनी सर इट्स अ साइंस जिसमें हम लोगों जो ट्राइबल्स लोग हैं वो पौधों को किस तरह से यूज करते हैं तो उनके उसके रिलेशन को बताना है। किसी पौधे के बारे में और किसी टाइप को रिलेट करते हुए बताइए। जैसे कि सर तुलसी ये सारे जो ट्राइब्स हैं यहाँ पे भी ये सारे पौधे मिलते हैं तो वो किस तरह से उन पौधों का यूज करते हैं। तो ये तो धार्मिक पौधा हो गया ना, मैंने कि वहाँ जनजातीय क्षेत्र में पाए जाने वाले किसी पौधे की बात कर रहे हैं। ऐसा कुछ पता जो जनजाति यूज करती है और किसी स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए। सॉरी सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पाऊंगी। आप बताइए कि डिसीज ट्रायंगल सो डिसीज ट्रायंगल जिसे लोग त्रिकोण के नाम से जानते हैं इसका पौधा क्या लाइफ साइकिल डिसीज ट्रायंगल लोग से संबंधित पौधे जो डिसीज होती है उससे संबंधित डिसीज ट्रायंगल जो मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा ये बताइए कि मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख जो फसलें हैं उनके पौधे का नाम बताइए सर। जैसे मैम जैसे कि आप ये सोयाबीन होगी ग्लाइसिन मैक्स और सरसों हो गया, सोयाबीन हो गया, ग्लाइसिन मैक्स हो गया और आपका गेहूं हो गया सरस्टेटिक नहीं ना और ब्रेसिका कम्बेस्ट्रिस और गेहूं का ट्रिटिका मैस्टिकम, राइस का ओराइजल सटाइवा ओराइजल सटाइवा हो गया। दाल लेगुमिनस फैमिली की से आती है और लेंटिकम एस्कुलेंटम और सोयाबीन का ग्लाइसिन टैक्सोनॉमी की क्या है। टैक्सोनॉमी की ये आपकी की है जिससे आप प्लांट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, इनको किसी क्लास में रखने के लिए उन की से आइडेंटिफाई करके आप उनको एक पर्टिकुलर क्लास में रखते हैं। हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन उस पर फोकस करने के कवर किया गया जो गेहूं और चावल इन पे ज्यादा फोकस किया गया और ये हरित क्रांति का अच्छा इकोटोन क्या है। इकोटोन मैम इकोलॉजी में हम बात करते हैं तो इकोटोन में ट्रांसमिशन जोन है जहाँ पे दोनों जोन के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, वहाँ वेरिएबिलिटी बहुत सारी है। ये ट्रांसमिशन जोन है। इकोटोन गेट्स में क्या मतलब इकोटोन में इकोटाइप और फिनोटाइप को बोलते हैं। उसमें ये होता है कि जैसे कि आपका सेम जेनेटिक मेकअप सेम है बट वो फिजिकली अगर अलग जगह पे ग्रो कर रहे हैं तो वो उनमें थोड़े से चेंजेस आ रहे हैं। तो वो जेनेटिकली तो सेम है बट फिनोटाइपली थोड़े से अलग है क्योंकि जो एनवायरमेंटल कंडीशन वहां पे उनकी अलग है। अच्छा मैं जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या जीनोटाइप अभी जैसे बोला इकोटोन और गेट्स वाला ये बताया तो जीनोटाइप और फिनोटाइप तो जेनेटिक मेकअप होता है ऑर्गेनिज्म में, फिनोटाइप उसका फिजिकल अपीयरेंस होता है। इकोटोन और इकैट वो होते हैं जैसे कोई प्लांट्स को जेनेटिकली सिमिलर है पर उनको अलग अलग रीजन में अलग एनवायरमेंटल कंडीशन दी जाए तो उनके अंदर बहुत चेंजेस आ जाते हैं। तो वो है तो वो फिर से उसी कंडीशन में ग्रो कराए जाएंगे तो वो फिर से कभी उसी अच्छा आप किसी प्लांट का एग्जांपल बता सकते हैं कि मतलब समझा सकते हैं कि जीनोटाइप और फिनोटाइप किसी प्लांट का एग्जांपल। जीनोटाइप में प्लांट जेनेटिक मेकअप हो गया, जेनेटिक मेकअप होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। जीनोटाइप तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप ये तो ठीक है। हाँ एग्जांपल देके बताइए जैसे मेटल ने बताया मेटल जैसे हाँ मैंने मेटल के पौधे पे किया था तो जैसे कि कोई टॉल पौधा है तो उसका जीन जैसे टी है ना। अब उसका जो उसमें डोमिनेंट होगा तो वो उसका कैरेक्टर होगा, फिजिकल कैरेक्टर होगा। जैसे इसमें टॉल के लिए जो जीन डोमिनेंट है तो उसके फिजिकल अपीयरेंस में आ रहा है पर यदि अगर रिसेसिव आ जाएगा स्मॉल टी आ जाए तो रिसेसिव कैरेक्टर है उसके लिए तो वो फिर ड्रॉप कर जाएगा तो वो उसका फिनोटाइप हो गया और जेनेटिक मेकअप उसका आपका जो उसके जीन का है वो। अगर किसी में दोनों रिसेसिव कैरेक्टर है तो उसको क्या बोलोगे आप फिनोटाइप की जीनोटाइप वो उसका जीनोटाइप है मतलब फिजिकली वो कैसा दिखता है तो उसका फिनोटाइप। जैसे कि एक कैरेक्टर का मदर से आया एक कैरेक्टर फादर से आया मतलब किसी में भी है तो उसमें जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो उसका फिनोटाइप कैरेक्टर जो है मदर का जो जीन आया है तो वो उसका जीनोटाइप है। हाँ जैसे एक स्मॉल है और एक ये चलिए। अच्छा ये बताइए किस पौधे को बंगाली आतंक की संज्ञा दी गई है।
बंगाली आता है। आईपॉड मैं गेस कर सकता हूँ कितना ये आईपॉड नहीं है। हाँ बॉर्डर है इसमें। चलिए आपने अपने बारे में सुना है? अफीम और भांग में क्या अंतर है? दोनों अलग अलग पौधों से मिलते हैं। तो और नाम बताइए पौधे नहीं कर मैं अभी कॉल नहीं कर पा रही हूँ सॉरी। अच्छा अभी पौधे के किस बात को प्राप्त होता है? वो अपनी से कॉफी या कॉफी। अच्छा प्लांट डायवर्सिटी को संरक्षित कैसे किया जाता है? जैसे कि मैम हम लोग बायोडाइवर्सिटी को संरक्षित करने के नेशनल पार्क सैंक्चुरीज ये सब बना रहे हैं और बॉटनिकल गार्डन्स भी बना रहे हैं जिससे हम उनको संरक्षित कर सकते हैं। अब तो हम जीन बैंक सीड बैंक भी बना रहे हैं उनको सुरक्षित करने के। इसमें से किसको इन सिटू पर रखेंगे किसको ऐसे रखते हैं? इन सिटू तो सैंक्चुरी हो गए आपके नेशनल पार्क हो गए ना बॉटनिकल गार्डन आपके एक्स सिटू हो गए और जीन बैंक आपके एक्स सिटू हो गए। जनरेशन टेक्निक्स में सबमिट करेंगे इन सिटू में ये एक्स सिटू सीड जर्मिनेशन की अवस्थाओं के बारे में बताते हैं। सीड जर्मिनेशन जैसे कि हाइड्रोचियल और इजिल। सीड जर्मिनेशन जिसमें जो सीड भूमि के नीचे से जर्मिनेट होते हैं हाइड्रोजिल बोलते हैं और इजिल जो सीड ऊपर से जर्मिनेट करते हैं ये इजिल। अच्छा फ्रूट्स कितने प्रकार के होते हैं? फ्रूट्स फॉल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट। क्या ट्रू फ्रूट होता है जो हम ओबरी से करते हैं और फॉल्स फ्रूट जो ओबरी के अलावा बाकी दूसरे पार्ट से डेवलप होता है उसको हम फॉल्स फ्रूट। एग्जांपल बता सकते हैं फॉल्स फ्रूट का एग्जांपल जैसे लीची है और ट्रू फ्रूट तो मैम आपके जैसे ड्रूम हो गया मैंगो हो गया ये सारे हो गए आपके ट्रू फ्रूट और एप्पल है थैलमस हम इसका पार्ट खाते हैं तो ये फॉल्स फ्रूट। जीन साइलेंसिंग है जैसे किसी जीन के एक्सप्रेशन को अगर हम इनहिबिट करते हैं तो उसे जीन साइलेंसिंग है। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन मैम जब डीएनए से एमआरएनए बनाते हैं तो वो प्रोसेस को भी ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और ट्रांसलेशन जब एमआरएनए से हम प्रोटीन बनाते हैं तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जैसे नॉर्मली हमारे सेल के अंदर डीएनए से आरएनए बनता है पर जब हम आरएनए से डीएनए बनाते हैं तब उससे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए का क्या भूमिका है आपकी हमारे शरीर में? आरएनए की क्या भूमिका होती है हमारी बॉडी में? आरएनए हमारी बॉडी में 3 तरह के पाए जाते हैं एमआरएनए टीआरएनए और आरएनए। तो मेन फंक्शन जो एमआरएनए का है प्रोटीन सिंथेसिस और बाकी जो आरएनए है वो उसको हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए और टीआरएनए जो है ट्रांसलेशन हो करते हैं मतलब ओवरऑल आरएनए का फंक्शन हमारी बॉडी में एक तरह से प्रोटीन सिंथेसिस। आरएनए का निर्माण कहाँ होता है? आरएनए से आरएनए का निर्माण न्यूक्लियस में होता है बाकी आपके न्यूक्लियस से बनते हैं टीआरएनए और एमआरएनए। ये कोशिका में कैसे आते हैं? न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस में अंदर निर्माण हो रहा है फिर ये सेल में काम से ट्रांसफर होते हैं न्यूक्लियस बाहर जाते हैं जैसे हमारे में बना है ना बिकॉज़ डीएनए चाहिए हमको ट्रांसलेट करने ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए तो एक बार जब ये एमआरएनए बन जाएगा फिर ये एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर जाएगा बाहर जाके ये प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा। लास्ट क्वेश्चन आपसे कि सदर्न ब्लॉटिंग क्या है? सदर्न ब्लॉटिंग मैम ये एक वो टेक्निक है जिसमें हम डीएनए को ट्रांसफर करते हैं मिलने Seven MC 2018. Microbiology. The optional subjects in MSc. Main subject is Main subjects are microbiology. इसमें 4 पेपर होते हैं 2 ऑप्शनल होते हैं लास्ट के वो कौन से? सर हमारे टाइम में ऐसा होता था ऑप्शनल नहीं था हमारे साथ लास्ट ईयर में लास्ट सेमेस्टर में डिसर्टेशन होता था तो डिसर्टेशन हम 6 मंथ के लिए करते थे और उसमें जो 2 पेपर होते थे कहीं पढ़ने होते थे जैसे फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता था और एक एनवायरमेंट सर्टिफिकेट। Fermentations क्या है मैडम? Fermentation is an anaerobic respiration which is carried out by bacteria. Just example in fermentation it's like Alcoholic fermentation जो yeast के द्वारा होता है जैसे कि पाइन मेकिंग होता है वो alcoholic fermentation। photosynthesis process में sunlight is necessary or not? Yes, it is very necessary. इसके बिना photosynthesis नहीं होगा। जो डार्क प्लांट्स हैं जो इसका रहते हैं जिनको सनलाइट की यूज सही जो डार्क जैसा जो शाम के टाइम क्योंकि फोटोसिंथेसिस बाकी सब घर में जो उगाते हैं अपने जो इंडोर प्लांट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस तो सनलाइट होती है
नहीं सर, उसमें सर फोटोसिंथेसिस सोलर रेडिएशन हमें क्यों चाहिए, बिकॉज ये हमारे लाइट रिएक्शन में हेल्प करती है, जिससे हमारा एटीपी और जो पावर्स हैं जो हमें डार्क रिएक्शन के लिए चाहिए होती है वो जनरेट करने के लिए चाहिए होता है। तो ऐसा नहीं है सर कि बिल्कुल ही लाइट नहीं बढ़ती होगी, पर उनका अलग कोई ना कोई मैकेनिज्म होगा जिससे वो एटीपी और एनएडीपी सिंथेसाइज करते हैं। तो क्या मैकेनिज्म है, कोई मैकेनिज्म पूछ सकते हैं? The light reactions or dark reactions, these are two types of reactions. हाँ, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में तो सोलर रेडिएशन के थ्रू वो एटीपी और एनएडीपी जनरेट करते हैं और वही एनर्जी को यूटिलाइज करके डार्क रिएक्शन में कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। और जो प्लांट्स आप सर जैसा आपने बताया कि जो हम जिनमें धूप नहीं देते, पर ऐसा नहीं सर बिल्कुल ही हम उसको डार्क में रखते हैं, थोड़ी बहुत सनलाइट तो उन्हें भी मिलती है, तो उसी बेसिस पे वो एटीपी और एनएडीपी का सिंथेसाइज करते हैं। चलो आपका एनवायरमेंटल सब्जेक्ट भी रहेगा, कुछ आपका एनवायरमेंटल टू मेथोडोलॉजी ह्यूमन मेथोडोलॉजी से कैरेक्टर पे पूछता हूँ कि प्रकृति में देवी का कैसे किया जाता है। जैसे वृक्षों को हम मानव की तरह मानते हैं, मतलब ट्रीज जस्ट लाइक ए ह्यूमन, तो जैसे ह्यूमन में हैंड्स होता है, लेग्स होता है, ऐसे ही हम जो कंपैरिजन स्टडी किस तरीके से करते हैं मैन एंड द प्लांट। लिविंग कैरेक्टर्स बता रही हूँ मुझे। हाँ, लिविंग कैरेक्टर जैसे मान के चलिए, जैसे हमारे हेयर्स होते हैं, हाँ, प्लांट्स के क्या होता है, वो कंपैरिजन स्टडी कंपैरिजन स्टडी लाइक क्राउन का वो हेयर की तरह। मुझे ऐसा सर सॉरी सर मुझे ऐसा नहीं पता कंपैरिजन, पर मैं गेस कर सकती हूँ कि क्या पार्ट टू क्या हो सकते हैं। लाइक उनके मूव्स हैं, उनके लेग्स हो गए, उनकी ब्रांचेस हैं, उनके हैंड्स हो गए, उनकी लीव्स जो है उनके क्राउन हेयर्स के समान हो गए, इस तरह से हम मान सकते हैं। हम आज की पीढ़ी देख रहे हैं, आज की जनरेशन न्यू जनरेशन में आज की जो वृक्ष है उनको परंपराओं में मतलब हम बोलते हैं, तो उसमें आपका क्या सुझाव है? सर ये हमारी भारतीय परंपरा से जुड़ा हुआ है और इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक तो है ही, बिकॉज जैसे अगर हमें पता है हम तुलसी की पूजा करते हैं और हम उसकी पूजा ना करें तो हो सकता है कि वो तुलसी हर घर में नहीं पाई जाए, क्योंकि तुलसी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं औषधीय गुण। तो जैसे तुलसी हुआ, आपका पीपल हुआ, आपका वट हुआ, इनको धार्मिक चीजों से जोड़ते हैं, जिससे हम उनको अपने आसपास सब जगह लगाते हैं। क्या नीम नहीं जोड़ते हैं? नीम वही मैं बोलती हूँ सर कि धार्मिक आपने सिर्फ धार्मिक की ही पूछा, मैं उससे यहाँ पे पीपल और तुलसी बताया, क्या नीम नहीं आता है? नीम धार्मिक से रिलेटेड तो नहीं है, पर नीम की पूजा कहाँ करते हैं सर हम? जहाँ तक मुझे सर पता है कि नीम की पूजा तो नहीं करते हैं, बट और पीपल की करते हैं। तो नीम के औषधि गुण बहुत हैं, उससे वो त्वचा रोग संबंधित के लिए हम उसको यूज करते हैं। चलिए एक चीज पूछना चाहूंगा, LHC क्या है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सर ये जब फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन होती है तो ये सबसे पहले फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर ट्रांसफर करते हैं फाइनल क्लोरोफिल तो फिर एक्साइट होके एटीपी और एनएडीपी का जनरेशन करते हैं। आपने स्पेक्ट्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट है या वो टेक्निक कह सकते हैं जिसमें हम लोग रेडिएशन और वेवलेंथ का यूज करके किसी चीज को मेजर कर सकते हैं, जैसे कि हम आप कह सकते हैं जैसे जैसे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो इसमें हम यूवी लाइट का यूज कर रहे हैं। तो यूवी लाइट जो कि आपका यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है बेयर्स और लैम्बर्ट्स लॉ पे बेस्ड है। तो अगर हम किसी लिक्विड का या किसी भी सैंपल का कॉन्सेंट्रेशन जानना चाहते हैं तो हम इसके थ्रू कर सकते हैं। और यूवी रेंज जैसे विसर्गी 400 to 700 किसी 250 to 350 तक। 3 NMR क्या होता है? NMR ये न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस ये भी एक स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही टाइप है। इसके अंदर हम किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसका स्ट्रक्चर और उसका बेसिक स्ट्रक्चर और उसका
वो बना सकते हैं। only organic या फिर ऑर्गेनिक बिकॉज ये सब प्रोटॉन पे बेस्ड है, इस हाइड्रोजन पे बेस्ड है, तो हम इसमें सिर्फ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का सिंपल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक हर तरीके के होते हैं। एनएमआर भी टाइप का होता है, इनऑर्गेनिक एनएमआर होता है, ऑर्गेनिक जिसके अंदर से प्रोटॉन है, हाइड्रोजन है, हम उस रिलेटेड कर सकते हैं। एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियर होता है, लाइक प्रोटॉन है, ऐसे ही आपका नाइट्रोजन है, फास्फोरस 31 है, जिनका भी पाई वैल्यू 1/2 होता है या 1 होता है, वो सारे एनएमआर एक्टिव होता है। तो बेसिक एनएमआर होता है प्रोटॉन। जैसे अगर आप डीएनए वगैरह का अगर एनएमआर करेंगे तो उसके डीएनए में कौन से कंपोजिशन क्या होता है डीएनए का? ये आपका शुगर होगी, इसमें फॉस्फेट होगी और फॉस्फेट आपने बोला फॉस्फेट या फॉस्फोरस फॉस्फोरस न्यूक्लियर है, हाइड्रोजन भी होता है, तो उसमें 31 एनएमआर होता है। डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस होता है? डीएनए जो है आपका, वो उसमें आपके नाइट्रोजनस बेसिस होंगे, शुगर एंड फॉस्फेट नाइट्रोजनस बेसिस में, आपके इसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, जबकि आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल होगा। और मेनली अगर डीएनए जो डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में पाया जाता है, और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में पाया जाता है। डीएनए आपका जो है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए माना जाता है, और आरएनए जो है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए माना जाता है। डीएनए ज्यादा स्टेबल है, आपको डीएनए को कौन सी स्ट्रक्चर के लिए डीएनए का स्ट्रक्चर पता चले, जैसे आपने एक्स-रे क्रिस्टल डीएनए को किसने डिस्कवर किया? डीएनए डबल हेलिकल मॉडल का ऑर्सनेट पिकनिक इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होगा? Sir, it is a technique for the separation of molecules like DNA, RNA, protein under the influence of liquid. एमिनो एसिड्स क्या होगा? Amino acids, these are the unit of protein. Monomeric unit of proteins. मतलब amino acids के polymerization से हम protein प्रोटीन और डीएनए में बॉन्ड protein और डीएनए प्रोटीन किस कौन सा बॉन्ड होता है? amino acids में peptide bonds होते हैं और DNA के अंदर phosphorus। आप बना सकते हैं? हाँ, अभी तुम्हें try कर सकते हैं। थोड़ा सा इस साइड यहाँ से semester ये जो चीज है था तो वो नहीं था। कैमरे को सिर्फ डेवलप इसलिए ये जो बॉन्ड है CONH सब नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन होंगे तो तो ये जो जब ये बॉन्ड बनाता है तो ये आयन स्टेज में होता है। तीन मैं ये वाला नाइट्रोजन राइट CNH3 क्या है ना NH3 तो नाइट्रोजन का तो फिर से चार रहते हैं H2O प्लस NH3 जब आएगा तभी पॉजिटिव आएगा फिर NH2 आएगा ट्राइवेलेंट होता है 3 बॉन्ड होते हैं तो 4 बॉन्ड होते हैं पॉजिटिव आ जाएगा NH3 रहेगा तब से कोई भी अब इसमें पॉजिटिव है एक बॉन्ड ऑलरेडी कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन हटा दिया फिर तो करेक्ट होता है
CO जो वैसे वो करते हैं। मल्टीपल फॉर्म्स होंगे प्रोटीन। हाँ, कितने टाइप का प्रोटीन का क्लासिफिकेशन बता प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है हमारा सीक्वेंस होता है अमीनो एसिड्स प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है अल्फा बॉन्ड्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेते हैं एक ही चेन के अंदर तो उसका हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं जब दो तीन पॉलीपेप्टाइड चेन जाते हैं जब वो आपस में जुड़के वंडरवॉल फोर्सेस से कोवेलेंट बॉन्ड्स और हाइड्रोजन बॉन्ड्स जुड़के वो जब टर्शियरी स्ट्रक्चर होते हैं है? कौन सा बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होता है? वन टू वन, हाइड्रोजन और कोवलेंट। कोवेलेंट जेनेटिक कोड जेनेटिक कोड जैसे हमारे डीएनए है डीएनए को डीएनए के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो कोड करेगी प्रोटीन तो डीएनए के अंदर जो तीन बेसेस होते हैं वो एक कोड बनाती है और वो एक कोड एक अमीनो एसिड को होता है तो इसी तरह से हमारे डीएनए के अंदर जितने भी तीन बेसेस जो सबसे तीन बेसेस रहते हैं वो उसके कोड्स होते हैं दैट कोड्स फॉर अमीनो एसिड्स एंड फाइनली फॉर्म्स प्रोटीन जब डीएनए के अंदर बेसिस होते हैं जैसे थायमिन किस बॉन्ड से हाइड्रोजन